ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिर करते ट्रंप। आप लोगों को याद हो जब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीते ना डोनाल्ड ट्रंप, तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि अब आने वाले सालों में हलचल मची रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के फैसले लेते रहेंगे। अब आप देखिए, वो चाइना पर टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं, चाइना उन पे बढ़ा दे रहे हैं, फिर अमेरिका बढ़ा दे रहा है, फिर चाइना बढ़ा दे रहा है। यही खेल चल रहा है। भारत पर भी आप देखते हैं, लेकिन 90 दिनों तक अभी कुछ रोक भी लगा दी उन्होंने। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत एशिया में, चाइना है। यहाँ आप जाएंगे तो आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। ये आप देखिए, रूस आपको दिखाई दे रहा है, ये यूक्रेन दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए, भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, ये आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो अमेरिका में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि वह राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। और आपने देखा होगा कि चुनावी रैलियों में भी इन्होंने इसका उल्लेख किया था कि हम उतना टैरिफ लगाएंगे, हम विदेशी जो अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे हैं उन्हें भी निकालेंगे, और जो विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। पहले उन्होंने तमाम सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, फिर यूएसएड के तहत दी जाने वाली सहायता रोकी, और इससे अमेरिका में चल रही फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार का पता चला। इसके बाद उन्होंने विभिन्न देशों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क लाना शुरू किया। पहले उन्होंने कनाडा, मैक्सिको, चीन पर टैरिफ लगाए, फिर भारत समेत बाकी सब देशों पर, और बढ़ी हुई टैरिफ दरों 9 अप्रैल से लागू करने की घोषणा कर उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचा दी। और उन्होंने किसी देश पर 10 तो किसी पर आप देखिए 50% टैरिफ लगाया। और उनके इस मनमाने, आप देखेंगे क्या मनमाने फैसले के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ा दिया। इस पर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ और बढ़ा दिया। इसी के साथ बाकी देशों पर लगाए टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित करते हुए सभी को 10% टैरिफ के दायरे में ले आए। और टैरिफ को लेकर अमेरिका चीन के बीच वार पलटवार, बचकाना और हास्यास्पद सिलसिला अब भी कायम है। और चाइना को अगर आप देखें तो ये है चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। टैरिफ पर 90 दिनों की राहत के ट्रंप के फैसले के पहले ही दुनिया भर के शेयर बाजार लड़खड़ा चुके थे। ट्रंप की माने तो तमाम देशों ने टैरिफ पर उनसे बात करने की गुहार लगाई है, और वह जहां अन्य देशों से टैरिफ पर बात करने को तैयार दिख रहे हैं, वहीं चीन को सबक सिखाने पर आमादा है। लेकिन अब चीन एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है, और उसका सामान अमेरिका समेत दुनिया भर में निर्यात होता है। निर्यात का मतलब होता है बेचा जाता है, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं, इसलिए उसे विश्व का कारखाना कहा जाता है। और यह हैरानी की बात है कि ट्रंप एक कारोबारी है और फिर भी यह समझने को तैयार नहीं है कि यदि पिछले वर्षों में अमेरिका के कारखाने अन्यत्र स्थानांतरित हो गए तो उसका कारण अमेरिका में श्रम का महंगा होना था। और खुद अमेरिकी कारोबारी ज्यादा मुनाफे के लिए अपने कारखाने अन्य देशों में ले गए, और इससे अमेरिका के लोगों को सस्ता सामान मिलने लगा। और भले ही ट्रंप यह मानकर चल रहे हो कि अब वे सब कारखाने अमेरिका आ जाएंगे, तो आप देखते हैं कि जो बाहर चले गए थे, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा होने वाला नहीं है। कारखाने रातों रात नहीं लगते। यदि कुछ छोटे कारखाने लग भी जाएं तो महंगे श्रम के कारण उसमें तैयार वस्तुएं अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं के मुकाबले महंगी होंगी। आखिर जो सामान विश्व के अन्य देशों में सस्ते में बन सकता है, उसे आप देखते हैं कि अमेरिका में महंगा बनाकर वहां कारोबारी क्या हासिल कर लेंगे। पता नहीं किस अर्थशास्त्री ने ट्रंप को यह समझाया कि वह टैरिफ बढ़ाकर राजकोषीय घाटे कम कर लेंगे। राजकोषीय घाटा इस तरह कम नहीं होता है, और ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक दूसरे पर समान टैरिफ के आधार पर होता है। कारखानों में तैयार वस्तुओं की लागत के पीछे अनेक कारण होते हैं, और ये अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें कच्चे माल और श्रम की उपलब्धता भी शामिल है। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी है। अमेरिकी समाज की तुलना में विकासशील देशों के समाज से नहीं हो सकती है। लगता है ट्रंप उनके सलाहकार अभी यह समझने को तैयार नहीं कि चूंकि ट्रंप के सनक भरे फैसले का ठिकाना नहीं है, इसलिए उनका असर स्टॉक मार्केट के साथ औद्योगिक गतिविधियों पर भी पड़ेगा। और स्पष्ट है कि स्टॉक मार्केट के निवेशकों
को संयम, आप देखिए, संयम बरतना होगा। ट्रंप ने जिस तरह टैरिफ दरों को बार बार बढ़ाया घटाया और उससे उनकी जगहसाई ही हुई है और उन पर भरोसा करना कठिन हो रहा है। अब आप देखते हैं भरोसा करना इसलिए कठिन हो रहा है, हो सकता है कि आज हम भरोसा करें फिर बदल जाए, और कोई नहीं जानता कि वह 90 दिनों तक राहत देने के अपने फैसले से कब पलट जाए। और उनके फैसलों से यह साफ है कि वह चीन से खासी नाराज हैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि टैरिफ बाहर से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा या फिर चीन को। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मनमानी टैरिफ नीति का खामियाजा अमेरिका को ही अधिक भुगतना पड़े। ट्रंप भारत को भी टैरिफ किंग कहकर कोसते हैं। वह ना जाने कितनी बार यह शिकायत कर चुके हैं कि भारत ने अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर और विशेष रूप से हार्ले डेविसन पर बहुत अधिक टैरिफ लगाया। भारत ने इस मोटरसाइकिलों पर टैरिफ कम किया, और पर कितने ऐसे भारतीय हैं जो इन मोटरसाइकिलों के ग्राहक हैं। और जब ट्रंप ने भारत के मुकाबले प्रतिस्पर्धी देशों पर अधिक टैरिफ लगाया था, तब तो अनेक भारतीय कारोबारी इससे खुश थे कि इसका लाभ उन्हें मिलेगा, लेकिन अब तो चीन को छोड़कर शेष सब देश 10% टैरिफ के दायरे में आ गए हैं। क्या भारतीय कारोबारी वह सब कुछ बनाकर अमेरिका को बेच सकेंगे जो चीन बनाता है और बेचता है? और वे तो इतने समर्थ ही नहीं है, और इसलिए चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा। हम लोग चाइना पर निर्भर हैं। आप कई क्षेत्र में हम कोशिश कर सकते हैं। यदि भारतीय निर्यातक अमेरिका और अन्य देशों के बाजार में अपना पैठ बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तरीय बनाने के साथ उनकी लागत भी कम करनी होगी, क्योंकि तभी उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाएंगे, और इसके लिए उन्हें शोध और अनुसंधान पर अधिक खर्च करना होगा। भारत सरकार को भी इसके लिए प्रयास करने होंगे कि भारतीय कारोबारी विश्व स्तरीय उत्पाद आप देखते हैं उत्पाद बनाने में सक्षम हो। और आप देखते हैं कि इसके लिए श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। हमारे देश में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें यह समझना होगा कि चीन और अमेरिका की लड़ाई उनके लिए एक अवसर है, और इसका लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्रिय हो जाना चाहिए। भारत सरकार को भी आगे बढ़कर अमेरिका से कोई ऐसा व्यापार समझौता कर लेना चाहिए जिससे भारत उस अस्थिरता से बचा रहे जो ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते देखने को मिल रही है। अमेरिका से व्यापार समझौते को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान तो आए हैं, पर कहना कठिन है कि ऐसा कोई समझौता 90 दिनों के भीतर हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये आर्टिकल संजय गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। दर दर की ठोकरें खाती यमदूत। यमदूतों ने यमराज से कहा, हे राजन, अब हम मृत्युलोक में जिन्हें लेने जाते हैं उनमें से कम ही असली मिलते हैं। ये आप देखिए हास्य बैंक कसा जा रहा है, देखना हो तो देख सकते हैं। एक कहाँ कितनी बप संपत्तियां हैं, बप कानून बन चुका है ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। ये आप देख लीजिए, वफ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम के आंकड़े हैं ये। कर्नाटक में आप देखिए 62,830, महाराष्ट्र में 36,701, गुजरात में 39,940, पंजाब में 75,965, उत्तर प्रदेश में 2,32,547, बंगाल में 80,744, अन्य राज्यों में 1,45,376, मध्य प्रदेश में 33,532 और तेलंगाना में 45,682, तमिलनाडु में 66,092, केरल में आप देखिए 53,395। कुल संपत्तियां हैं 8,72,804। देख रहे हैं, बुराई दूर करें। इस जीवन में उदय और अस्त, हर्ष और विषाद, सफलता असफलता के रंग सबको खींचते देखने पड़ते हैं। एक आदमी उदय की अवस्था में होता है, एक आदमी अस्त की अवस्था में होता है। जैसे ही अंधेरा घिरने लगता है, रात होने वाली होती है, उस समय कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था होने लगती है। बड़ी अजीब बात है कि अंधेरे का स्वागत भी लोग प्रकाश से करना चाहते हैं। प्रकाश आदमी की जरूरत है। मनुष्य जीवन की यह सच्चाई है कि प्रकाश उसका प्रिय है, वह अंधेरे में रहना नहीं चाहता है। कुछ लोग जन्म से ही अस्त की अवस्था में रहते हैं। इसका कारण है कि अज्ञानता, अहंकार, अभिमान और इन स्थितियों के कारण उनका जीवन नष्ट हो जाता है। जानते नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। कुछ लोग परिणाम को जानते हैं लेकिन अपने प्रमाद, अहंकार के कारण बुराइयों को गले लगाते हैं। कुछ लोगों को ज्ञान का अहंकार होता है, इसलिए बुराई को जानते हुए भी अहंकार बस उसे अपना लेते हैं और मैं शक्तिशाली हूं, मेरा क्या बिगाड़ने वाला है। और विश्व में अपने अज्ञान, प्रमाद, अहंकार से अस्त होने वाले बहुत लोग हैं। और बुराइयों से घिरे लोगों की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि वे अकेले में बेचैन हो जाते हैं। उन्हें अधूरापन महसूस
होता है, इसलिए वे कुछ और लोगों को अपनी संगत में लेने का प्रयत्न करते हैं। जैसे शराबी लोगों को अकेले बैठकर पीने में मजा नहीं आता, वे उनके लिए संगी ढूंढते हैं और अति की ओर बढ़ते हैं। अति क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और विपरीत दिशा में परिवर्तन लाती है, चाहे वह इस ऋतु में हो अथवा व्यक्ति या शासन में। जिस पल आपने आपने अपने अतीत को अपनी चेतना से निकालने का फैसला कर लिया, आप अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति महसूस करेंगे। देख रहे हो आप लोग, कितना इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा। अराजकता के सहारे, ये बंगाल में बफ संशोधन को लेकर आप देखिए, कानून को लेकर हिंसा का सिलसिला जिस तरह तेज और सांप्रदायिक होता जा रहा है, वह तुष्टीकरण दुष्प्रचार की खतरनाक राजनीति का प्रतिफल है। और इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त ठोस कारण है कि नए बफ कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को जानबूझकर सड़कों पर उतारने में लगे हुए हैं। वे उससे अराजकता के लिए उकसा भी रहे हैं, और अराजकता फैलाने वाले किस तरह बेखौफ हैं, इसकी पुष्टि इससे होती है कि वे सरकारी गैर सरकारी वाहनों को तोड़ने जलाने के साथ पुलिस पर भी हमले कर रहे हैं। बंगाल के विभिन्न जिलों में बफ कानून के विरोध के बहाने फैलाई जा रही है। अराजकता इसलिए भी थमने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कानून के खिलाफ खड़ी होकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रही हैं। जब यह स्थिति निर्मित की जाती है तो अराजक तत्व मौके का फायदा उठाते हैं। वफ कानून के विरोधी भले ही लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हो, लेकिन वे उसकी धज्जियां ही उड़ा रहे हैं। वे वफ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। नए वफ कानून से किसी की भी असहमति हो सकती है, लेकिन उसके विरोध के नाम पर हिंसा का सहारा लेना कानून के शासन को सीधी चुनौती देना है। बंगाल में ऐसा ही किया जा रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा ही किया जा रहा है। और वफ कानून में संशोधन के विरोधी चाहे तो तर्क दें, चाहे जो तर्क दें, इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता है कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए थे। वे सरकारी निजी जमीनों पर मनमाने तरीके से दावा कर दिया करते थे। उनकी इस मनमानी का शिकार अनेक मुस्लिम भी थे। क्या वक्फ कानून के विरोधी यह बताने की स्थिति में है कि वक्फ बोर्डों ने अभी तक कितने गरीब मुसलमानों की सहायता की? वक्फ संपत्तियों की देखरेख मजहबी मामला नहीं है, और यदि एक क्षण के लिए ऐसा मान लिया जाए तो भी मजहब के नाम पर किसी को मनमानी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। वक्फ बोर्ड यही करने में लगे हुए हैं थे। यह पहली बार नहीं है जब किसी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उपद्रव किया जा रहा हो। इसके पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी ऐसा ही किया गया था, और तब यह झूठ फैलाया गया था कि इस कानून के जरिए मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। अब यह झूठ फैलाया जा रहा है कि नए वक्फ कानून के जरिए सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है। यह निरा झूठ और शरारत ही है। यदि बंगाल में वक्फ कानून के विरोध की आड़ में फैलाई जा रही अराजकता पर लगाम नहीं लगी तो अन्य राज्यों में भी इस कानून के विरोधी हिंसा का सहारा ले सकते हैं। देख रहे हैं? चलिए एक बार आप लोग वेस्ट बंगाल घूम के आते हैं। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए किससे? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखते हैं कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। समझ रहे? विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? पश्चिम बंगाल। किसानों को मिली राहत। झारखंड के कई हिस्से में असमय बारिश से सब्जी फसल की खेती करने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। अब बड़ी संख्या में किसान बागवानी भी कर रहे हैं। ओलावृष्टि से उनके आम के फल टूट कर गिरे। राज्य के कई हिस्सों में इस समय तरबूज की खेती भी होती है। भारी ओलावृष्टि से किसानों को आर्थिक परेशानी हो रही है। राज्य सरकार को अविलंब इसके लिए राहत उपायों की घोषणा करनी चाहिए। मैंने कहा ना, देखिए हमारे देश के किसानों की सच में बुरी स्थिति रहती है। कभी बरसात, कभी सूखा, कभी आप देखते हैं बाढ़ आ जाती है, कभी आप देखते हैं कि उनकी फसल के दाम अच्छे नहीं मिलते हैं। बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। और आप देखिए आपदा प्रबंधन के तहत किसानों को सहायता राशि देने में कृषि विभाग और जिला प्रशासन को तत्परता दिखानी होगी। पिछले 1 महीने में तीसरी बार किसानों को बारिश और ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। ऐसे में आर्थिक सहायता के अलावा जिन खेतों में नुकसान हुआ है उनमें वैकल्पिक खेती के उपाय भी करने होंगे। इसके लिए अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराने से लेकर खाद और दवा तक की व्यवस्था कृषि विभाग को करनी होगी। राज्य में कृषि अभी भी लाभकारी उद्यम नहीं है। ऐसे में कर्ज लेकर किसान खेती करते हैं।
ऐसे में खेती को संभालने के लिए कोई आर्थिक बैकअप नहीं होता है। प्रशासन से यही सहायता नहीं मिले तो किसान कर्ज में फंस जाते हैं और इसके बाद कर्ज चुकाने की अंतहीन प्रक्रिया से निकलना किसानों के लिए मुश्किल होता है। राज्य सरकार किसानों की स्थिति को लेकर संवेदनशील होने का दावा करती है। अब बिना देरी के राहत उपायों की घोषणा होनी चाहिए। देख रहे हैं, रांची इसकी राजधानी है झारखंड की। और 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या झारखंड। अंतरिक्ष से दुनिया के जंगलों पर नजर। दुनिया के उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग के कुछ सबसे बुरे प्रभाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे वायुमंडल से बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। एक अनुमान के अनुसार वे वायुमंडल से लगभग 8 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इन वनों को अक्सर पृथ्वी के हरे फेफड़े के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन वनों की कटाई, पर्यावरण के क्षरण से वनों की भूमिका कमजोर हो रही है। कार्बन जो वनों में कभी बहुत अधिक मात्रा में संग्रहित था, वापस वायुमंडल में डाला जा रहा है और इससे आप देखिए ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ रहा है। भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से निपटने के लिए हमें अपने उष्णकटिबंधीय वनों के स्वास्थ्य के बारे में जानने की आवश्यकता है। इसके लिए विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे दूरस्थ और सबसे घने उष्णकटिबंधीय जंगलों की विस्तृत 3D मानचित्र बनाने की योजना बनाई है और यह काम अंतरिक्ष में एक विशेष रडार स्कैनर को तैनात करके किया जाएगा। इस स्कैनर को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बायोमास नामक अंतरिक्ष यान में लगाया गया है और जिसे 29 अप्रैल को फ्रेंच गुयाना से पृथ्वी की कक्षा में विक्षेपित किया गया है। बायोमास के रडार को फ्री बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार के रडार को पहले कभी अंतरिक्ष में नहीं उड़ाया गया। अगले 5 वर्षों में 1.25 टन वजनी अंतरिक्ष यान अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर नजर रखेगा। रडार की दीर्घ वेवलेंथ संकेतों के जरिए नीचे की वनस्पति का अध्ययन करेगा और आप देखते हैं कि बायोमास द्वारा एकत्रित किए गए डाटा का उपयोग जंगलों के अनूठे 3D मानचित्र बनाने के लिए किया जाएगा और इन जंगलों का बड़ा हिस्सा मानव दृष्टि से छिपा हुआ है। इन क्षेत्रों में 2% से भी कम सूरज की रोशनी वन तल तक पहुंचती है और फिर भी बायोमास 600 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई से इन अद्भुत जंगलों का विस्तार से अध्ययन करेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मिशन विज्ञानियों को यह गणना करने में मदद करेगा कि जंगलों में पेड़ों के तलों और शाखाओं पर कितना कार्बन जमा है। मिशन यह पता लगाएगा कि मनुष्य द्वारा पेड़ों को काटने और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाने के कारण वनों में जमा कार्बन के स्तरों में किस तरह से आप देखिए बदलाव हो रहा है। यह आप देखते हैं कि यह इस बारे में भी डाटा प्रदान करेगा कि खनन और कृषि के लिए जंगलों को साफ करने से जैव विविधता किस दर से नष्ट हो रही है। बायोमास हमें वनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं और पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। साहित्यिक बाजार में नया कारोबार। जैसे आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती, वैसे ही हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए हमारे वाणी जो शब्द विधान करती है, आइए उसे कविता कहते हैं। परंतु साहित्य में आजकल एक नई दिखा आ रही है और जिसमें आप देखते हैं वर्कशॉप के माध्यम से कविता लिखने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज एक तो क्या रहता है कि आज संडे तो कम किताबें आप लोग देख सकते हैं, देखना हो तो कम ही काम के आर्टिकल रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। एक ब्रिटिश अधिकारी की आलोचना, ये जरूर आर्टिकल देख लेते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर पंजाब के तत्कालीन ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को ब्रिटिश अदालत में घसीटने वाली सर सी शंकरन नायर पर आधारित फिल्म केसरी 21 इस फिल्म केसरी 2 इस फिल्म में उस मुकदमे को दिखाया जाए जो उन्होंने जनरल डायल के खिलाफ याद देखे लड़ा था। फिल्म में अक्षय कुमार और आर माधवन की प्रमुख भूमिका में है। वसुधा देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857 में जन्मे सर चित्तूर शंकरन बचपन में काफी देर से बोल पाए थे। यह विडंबना रही कि इतनी देर से बोलने वाला लड़का आगे चलकर ऐसे पेशे में आगे बढ़ा जो पूरी तरह से बाचाल कला और निर्भर पर था
और मद्रास प्रांत के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। यह पद वायसराय के बाद दूसरे स्थान पर था, जबकि यह पद किसी भारतीय की पहुंच से बाहर था। जब वे परिषद में थे तब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। शंकर नायर ब्रिटिश सरकार की मनमानी से क्षुब्ध थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। द केस दैट सूक द एम्पायर नामक पुस्तक के अनुसार इंदौर में कार्यरत रहने के दौरान नायर ने गांधी एंड एनार्की किताब लिखी, जो 1922 में प्रकाशित हुई। उनका मानना था कि अहिंसा, असहयोग और सविनय अवज्ञा भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करने का तरीका नहीं है। उन्होंने अपनी किताब में इन आपत्तियों को अपने और गांधी के बीच एक संवाद के रूप में उठाया। उन्होंने पंजाब की स्थिति से निपटने की ब्रिटिश सरकार के तरीके, ये आप देखिए तरीके की आलोचना भी की। पुस्तक की केवल 3 प्रतियां इंग्लैंड भेजी गई, जिनमें से 2 लंदन के में सेक्रेटरी ऑफ, आप देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के सचिव कार्यालय में गई। तीसरी प्रति ओडायर को भारत ने उनके एक मित्र ने भेजी। चालाक ओडायर ने नायर द्वारा व्यक्त की गई राय को अपनी कलंकित प्रतिष्ठा को बचाने का एक साधन माना। उसने इसे हंटर आयोग की रिपोर्ट और ब्रिटिश सरकार, मंत्रिमंडल और संसद से अपने कार्यों की हुई कड़ी आलोचना के सामने अपने कार्यों को सही साबित करने के अवसर का लाभ उठाया। उसने, आप देखिए, अपने वकील से इस बारे में सलाह ली और जून 1922 में नायर को पत्र लिखकर ओडायर पर लिखे गए अंश मानहानि पूर्ण मानने और उस अंश को पुस्तक से हटाने के साथ माफी मांगने के लिए कहा। साथ ही ओडायर द्वारा निर्दिष्ट चैरिटी को 1000 पाउंड का भुगतान करने को भी कहा गया, परंतु नायर ने अपने बयान को वापस लेने से इनकार कर दिया। ओडायर ने इंग्लैंड में किंग्स बेंच की अदालत में कार्रवाई शुरू की, और क्योंकि उसे यह एहसास था कि एक अंग्रेजी अदालत में निर्णय उसके ही पक्ष में होगा, हुआ भी ऐसा ही। ओडायर ने तब कहा कि नायर यदि माफी मांग ले तो उन्हें जुर्माने से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन नायर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। यह मामला जलियांवाला बाग हत्याकांड सहित पंजाब के संबंध में ओडायर की कार्रवाई को संबोधित करने के लिए था, लेकिन बहस का अधिकांश हिस्सा डायर के आचरण के इर्द गिर्द केंद्रित रहा, और जिससे सैन्यकर्मी इस मुकदमे का अभिन्न अंग बन गए और जब जबरन सेवानिवृत्त से डायर टूट गया था। बाद में डायर और उसकी पत्नी समरसेट में एकांत में जीवन जीने लगे। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में ओडायर पर 2 गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। वही नायर भारत लौट आए, वहीं और देश हित में उन्होंने काफी काम किया। 24 अप्रैल 1934 को 77 साल की उम्र में उनकी निधन हो गया, डेथ हो गई। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।